इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के मंत्री, बीजेपी लीडर और बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी। सर, इंडिया टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले चरण के चुनाव के बाद जो फीडबैक मिला, वो फीडबैक कैसा आ रहा है आप लोगों को? बहुत ही उत्साहजनक है। हमने जैसे प्लान किया था, जैसे हमारी रणनीति बनी थी, जो हमारी अपेक्षा था, उस प्रकार की अपेक्षा से हमारी फीडबैक आ रहा है। जो ग्राउंड रिपोर्ट कल आया पूरा 121 सीटों की, उसमें हम बहुत बड़ी बढ़त के साथ आगे जा रहे हैं। जो प्लान था, जो रणनीति थी, वो क्या था? कि एक बहुत बड़ी स्पष्ट जो बहुमत हमको मिल सकता है, इसकी जो संभावना थी, उसको हमने साकार किया। यही रणनीति थी। वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, वही प्रमुख कारण है। वोटिंग बढ़ी हुई वोटिंग परसेंटेज ही हमारी रणनीति का हिस्सा था। उसमें एक चीज़ ये भी हो सकता है, जैसे कि एक तो SIR के चलते जो डिफंक्ट वोटर हैं वो क्योंकि हट गए, तो परसेंटेज वाइज में अच्छा दिख रहा होगा। एक दूसरी चीज़ ये नज़र भी आ रही थी कि उत्साह लोगों में वोटर्स के प्रति बहुत ज़्यादा था वोट करने को लेके। क्या ये खतरा भी रहता है कि बदलाव को लेके कहीं ये वोटिंग ना हो रहा? मैं आपको बदलाव को तो निश्चित बदलाव और अच्छे बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। बिहार एक देखो, बिहार को आप तो खुद इसी प्रदेश से हो, आप को इसको मेरे से ज़्यादा समझ है। बिहार एक एस्पिरेशनल सोसाइटी है, आकांक्षी समाज है। कदम कदम बढ़ाते हुए वो आगे जाता है। कभी वो कॉन्टेंट नहीं होता है, पॉजिटिवली वो संतुष्ट होता है, लेकिन उसको और आगे उमंग रहता है, इच्छा रहता है आगे बढ़ने के लिए। उस इच्छा और उमंग को कौन साकार कर सकता है, उसके ऊपर तो उसके मन में चलता है। ये बिहार एक प्रजातांत्रिक मूल्यों को अत्यंत निष्ठा रखने वाला प्रदेश है। उस उमंग में सबसे इस बार ज्यादा पार्टिसिपेंट थे महिला। जिस ढंग से महिला वोट बढ़ी है, और मैं उसको ही लेके बहुत उत्साहित हूँ कि बढ़ी हुई वोट, जो लोग SIR को गाली देते थे, उनको आज क्या कहेंगे वो लोग? किसकी वोट कट गया? क्यों डर पैदा करवा रहे थे, क्यों भ्रम पैदा करवा रहे थे? आज वोट बढ़ी है। ये तो पहला बात SIR के प्रति उनको जो आभिमुख्य था, उनको भूल प्रमाणित हुई है। दूसरे, महिलाओं की वोट ज़्यादा संख्या में आना, ये NDA सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की एक बहुत बड़ा मोहरा लगा है। मैं इसलिए बहुत उत्साहित हूँ, बहुत स्पष्ट हूँ। एक बहुत बड़ी बहुमत की ओर NDA बढ़ रहा है। महिलाओं के अकाउंट में उनके लिए जो धनराशि दी गई थी 10,000 रुपये, वो आपको लगता है गेम चेंजर के तौर पे NDA के लिए? ना, ये केवल कोई अनुदान की विषय नहीं है। देखो, 2005 के पहले अगर बिहार की जंगल राज की सबसे कोई ज़्यादा नुकसान किसी को होती थी, बिहार की महिलाओं को होती थी। बिहार की महिला कई प्रकार के उत्पीड़न के शिकार होते थे। उनकी स्वजन के हराने का उत्पीड़न, उनकी आबरू पे हानि होने का उत्पीड़न, उनकी आगे ना बढ़ने की गतिरोध का उनके ऊपर जो मानसिक उत्पीड़न होता था, उससे बिहार की महिला सबसे ज़्यादा प्रभावित थी। 2005 से आगे जो शासन व्यवस्था NDA के नाम पे इस प्रदेश में चली, जीविका उसकी एक बड़ी उपलब्धि है। लालू जी और राबड़ी देवी के शासन की अगर बात करें तो उसके बाद 2005 का चुनाव हुआ, 10 का हुआ, 15 का हुआ, 20 का हुआ और अब 25 का चुनाव हो रहा है। फिर भी उस दौर को लेके इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों? क्या भुला देना चाहिए जो लोग चारा घोटाले में संश्लिष्ट थे, वो लोग फिर जब उनको कभी मौका मिला, नौकरी बदले जमीन हड़पे कि नहीं हड़पे? उनके नाम पे कोर्ट कचहरी हुई कि नहीं हुई? चार्ज फ्रेम हुई कि नहीं हुई? ये तो राजनीतिक दायित्व बनता है। राजनीतिक चेतना, प्रतिद्वंदियों की राजनीतिक मुखौटा को पर्दाफाश करना, ये हमारे दायित्व बनता है। ये विषय ने कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई गलत काम तो हम नहीं कर रहे हैं। भाई, आप करोगे क्या? आपको जब मौका मिला, पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस पार्टी को इस देश में सेवा करने का मौका मिला, उन्होंने सेवा किया, उन्होंने आमोद प्रमोद किया, उपभोग किया, संसाधनों को लूटा, परिवारवाद किया, भाई भतीजावाद किया। क्या इसको हमें आज मेरा प्रतिद्वंदी की इस विषय को मैं उजागर ना करूं? तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि, और RJD की तरफ से ये बात कही भी जाती है, मान लीजिए पहले के शासन में कुछ रहा हो, उसके लिए तेजस्वी यादव कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं जिनको अब मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है? जमीन के बदले नौकरी की केस में वो है कि नहीं है? यह प्रश्न उत्तर दे। उनकी पिताजी जो उनकी पार्टी की आइकन है, उनकी फोटो अभी लग रहा है उनकी पोस्टर में, क्यों नहीं लग रहा है? क्या उनकी राजनीति उनके परिवार के बाहर कभी है? कभी मैंने यहां देखा, यहां बड़े बड़े नेता RJD के भी
प्रचार करते थे, रघुवंश बाबू होते थे प्रचार करने में, जगदानंद बाबू होते थे प्रचार करने में, अब्दुल बारी सिद्दीकी होते प्रचार करने में। आज कौन प्रचार कर रहा है? परिवार के 4 लोग, 2 पार्टी। यही युवा नेतृत्व है, यही नई बिहार बनाएगा, इतने बड़े वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को आगे ले जाएगा। ये निर्णय बिहार की जनता पहले भी किया है, इस बार भी करने वाला है, कर चुका है फास्ट पेज में। एक तर्क ये दिया जाता है, आप लोग अपने अनुभव और ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर उसको बताएं कि सही है या गलत। उसमें ये कहा जाता है कि जो यूथ उस दौर को नहीं देखा है, 2005 से पहले के दौर को, लालू प्रसाद यादव के कुशासन वाले दौर को, उसको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बदलाव वाला तर्क ज़्यादा सूट करेगा। आपका अनुभव क्या है इस बार? आप क्या बदलाव कहते हैं? तो बिहार की नौजवान बदलाव चाहता है, उसकी आज की स्थिति से वो बदलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। उसकी लॉजिकल प्रश्न कौन किसके नेतृत्व में कर पाए, किसकी दृष्टि है, किसकी विजन है, किसकी प्रतिबद्धता है, उसमें वो पाता है मोदी नीतीश की जोड़ी ही रास्ता है, एनडीए ही रास्ता है। आज देश में इतना बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप क्यों हुई है? क्यों? नेतृत्व का नीति स्पष्ट है, निर्णय स्पष्ट है, उस पर जनता की भरोसा है। ये बिहार उसकी विलक्षण नहीं है। मैंने देखा नीतीश कुमार जी की एक वीडियो अपील मैंने देखा टीवी में, जिन्होंने उसमें कहा कि भाई मैंने 2005 से लोगों के लिए काम किया है, मैंने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। बड़े सटीक शब्द में 2 टूक उन्होंने कहा, मैंने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। इसकी विश्वसनीयता बिहार के समाज में है। तेजस्वी यादव एक चीज़ कह रहे हैं बार बार इसको, और इस जाहिर तौर पर इसके हिसाब से राजनीतिक सहानुभूति भी लेना चाह रहे हैं कि मैं एक 37 साल का लड़का हूँ और मेरे पीछे हेलीकॉप्टर लेके पूरे देश भर से बीजेपी नेताओं की फौज उतार दी गई है। देखिए, अपनी हार की भय को वो अपने तरीके से दिखाना चाहते हैं, इससे कोई सिंपैथी वगैरह का विषय नहीं। और राजनीतिक प्रतिद्वंदी हमारे तेजस्वी जी हमारे मित्र हो सकते हैं, कोई उम्र नहीं होता। राजनीति में सब दक्ष होते हैं, वो एक समूह की प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी एक राजनीतिक एजेंडा है, उनकी एक राजनीतिक शैली है, उसको लेके जाते हैं। उनकी भाषा, उनकी विषय को रखने का तरीका, उनकी दृष्टि, जो विषय उन्होंने इन दिनों में कहा है कि मैं आने से ये करूँगा, कौन सी बात बिहार की प्रबुद्ध जनता को, बिहार की नौजवानों को, बिहार की माताओं को विश्वसनीय लगा है, ये तो वोट की रिजल्ट ही बताती है। इसलिए इस प्रकार की विषय का कोई तर्क नहीं है, कोई तुक भी नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ऐसे प्रचार कर रहे हैं। कल भी मैंने सुना उनको कि वो कह रहे थे कि अगर वोट चोरी ना हो तो बीजेपी कभी जीत ही नहीं सकती। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव में भी दूसरे राज्यों से ला के वोट डाले गए। कैसे देखते हैं सर? देखो, मैं देश की नेता प्रतिपक्ष की दिवालियापन पे मैं दुख जता सकता हूँ। देश के नागरिक के नाते मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, वो तो मेरा एक प्रतिद्वंदी है, मैं उनको कटु शब्द कहूँ शालीनता के साथ, ये शायद जो होगा, लेकिन मैं एक नागरिक के नाते नेता प्रतिपक्ष की मानसिक दिवालियापन पे चिंतित हूँ, दुखी हूँ। क्या भाषा कहते हैं, देश की अंदर क्या कहते हैं, देश की बाहर क्या कहते हैं। उन्होंने 2 दिन पहले बिहार की आसन्न पराजय को स्वीकार करते हुए संविधान को गाली देना शुरू कर दिया। हाथ में संविधान की किताब लेके जाते हैं, विदेशों में देश को गाली देते हैं, देश की सेना को कटघरे में खड़ा करते हैं, देश की सेना की पुरुषार्थ को प्रश्न उठाते हैं। इससे दुर्भाग्यजनक घटना कुछ नहीं हो सकता है। बिहार में उनको कोई मछली मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आप भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, जाहिर तौर पे युवाओं से लगातार वास्ता रहता है। राहुल गांधी का जेनजी को लेके बार बार आह्वान करना, कैसे देखते हैं इसे? कि ऐसा लगता है कि सोने की गोल्डन स्पून के साथ जन्मा हुआ रसूखदार खानदान के लोग देश को गाली दे के अगर मानते हैं कि हम देश की जेनजी मेरे साथ है, तो भ्रम में है। वंदे मातरम को गाली देना, भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े हो कहना, ये लोग जेनजी का नेतृत्व करेंगे, मुगालत में है। 2020 का फिर इलेक्शन को अगर लेके देखें तो 2020 में जो परिणाम रहा बहुत क्लोज रहा था, उससे 25 में ऐसा क्या बदलाव आपको नजर आता है? एनडीए काफी मजबूत है। अगर पॉलिटिकली एक बात कहो देवेंद्र, आप इसको बेखूबी मुझसे आगे नहीं कहूँगा, 2020 और 2025 की एनडीए के इंडेक्स में जमीन आसमान के अंतर है। आज मेरे 5 एनडीए के नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी, गृहमंत्री अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब, राजनाथ सिंह जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, संजय झा, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, नित्यानंद राय,
मैं ऐसे अनेकों नाम गिना सकता हूँ। ये एनडीए एकजुट होकर बिहार की भरोसा जीत रहा है। इसमें एलजेपी को जो सीटें दी गई हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है, क्या वो एक कमजोर कड़ी होने कोई का खतरा एलजेपी है? सीट नहीं लड़ रहा है, सब एनडीए लड़ रहा है। संपूर्ण एनडीए सभी सीटों में सभी नेतृत्व जाते हैं प्रचार करने के लिए। सभी के कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे एकजुट होके चट्टान की तरफ खड़े हैं एनडीए के कैंडिडेट को जिताने के लिए। कोई हमारी पार्टी अलग नहीं है, अभी चिन्ह अलग अलग है लेकिन सब पार्टी एक ही है, एनडीए। लड़ तो रहे हैं आप लोग यूनाइटेड होके, लेकिन जो फीडबैक आ रहा है पहले फेज के बाद जो फीडबैक आया है एलजेपी वाली सीटों पे, क्या वो चिंता की लकीरें हैं? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एलजेपी अच्छी संख्या से इस बार जीतेगी। पिछले इलेक्शन की अगर बात करें तो बिहार में सिवान, छपरा, पटना, भोजपुर ये वैसे ज़िले थे जहां पर इंडिया गठबंधन को झटका लगा था, महागठबंधन से पीछे थी। दरभंगा, नालंदा ये सब अच्छा किया था। इस बार भी आपको वैसा ही लग रहा है कि कई जगह आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, कई जगह गड़बड़ होगा पहले फेज के बाद? देखो, चुनाव की एक साइकिल होती है, चुनाव की एक साइकिल होती है। मैं सारे साइकिल को 38 जिले की साइकिल को 40 लोकसभा की साइकिल को मैंने थोड़ा बहुत अभ्यास करने का पिछले 40 दिनों में कोशिश किया है। मैं नंबर में फिर नहीं फंसना चाहता हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूँ, मैं माननीय गृह मंत्री जी के नंबर के साथ खुद को जोड़ता हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट बहुमत की ओर, बहुत बड़ी बहुमत की ओर एनडीए बढ़ रहा है, इसकी मेरे को स्पष्ट दिख रहा है। इन 18 जिलों में जहां चुनाव हुआ है, पिछली बार की तुलना की जाए 2020 वाले इलेक्शन में, तो हर जिले में सीटों में इजाफा की उम्मीद कर रहे हैं या बढ़ेगी? वो हर जिले के हिसाब हर से? जिले में। मतलब ये मान के चला जाए कि इन 121 सीटों में से कम 60 से 80 सीट एनडीए उम्मीद कर रही है। देखिए, मैं फिर कहूँ कि मैं उस मोह पे नहीं हूँ कि नंबर पे अटकूँ। जनादेश एनडीए के पक्ष में है, मोदी नीतीश के साथ है। एक चीज़ तेजस्वी यादव अपोजिशन के द्वारा बहुत चलाया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सेहत को लेके, क्या ग्राउंड पर उसका कोई असर आप लोग इस चुनाव में देख रहे हैं? देखो, मैं किसी भी मेरे से आयु बड़े व्यक्ति की सेहत के बारे में, मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। मैं जिस राज्य से आता हूँ उस राज्य में हम आदरणीय नवीन पटनायक जी के सामने चुनाव लड़े। मैं व्यक्तिगत रूप में नवीन बाबू जी की सेहत के ऊपर ना कभी कुछ कहा था, ना भी कहने वाला हूँ। मेरे राजनीतिक असहमति उनके साथ है, उनके तरीके पे असहमत था। मैं उनको कठोर समालोचक उनकी रहा। यहाँ भी तेजस्वी जी को संस्कार पे आनी चाहिए। नीतीश जी उनकी पितृतुल्य है और प्रकृति के नियम को हमको सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने लिगासी क्या बना के जा रहे हैं, क्या बना क्या रहे हैं, जीवन मूल्य बिहार को क्या छोड़ के जा रहे हैं, पारदर्शिता क्या छोड़ के जा रहे हैं, गवर्नेंस स्टैंडर्ड क्या बना रहे हैं, ये प्रेरक होनी चाहिए। ना बजाय ये सारे जिस विषय पे उलझे हैं, उस उम्र में मैं उनको एक बड़े भाई के नाते सलाह दूंगा, इस प्रकार की चीज़ों में ना उलझे। वो अच्छा कर सकते हैं आने वाले दिनों में। इस बार तो हारेंगे, आने वाले दिनों में अच्छा कर सकते हैं अगर वो इस प्रकार के व्यक्तिगत स्तर पे ना जाए। लेकिन नवीन बाबू वाले केस में देखें सर, तो बीजेपी के बहुत नेता गवर्नेंस को लेकर सवाल खड़े करते थे, कोई और चला रहा है गवर्नेंस, क्योंकि इनकी सेहत ठीक नहीं है। क्या नीतीश जी के साथ भी वही तर्क जो आरजेडी अपनाती है, उसका नुकसान कोई ग्राउंड पे आप देख रहे हैं? देखो, आरजेडी को क्या मालूम, मैं तो नीतीश जी के साथ अभी इस बार सीट शेयरिंग में बैठा, कैंडिडेट सिलेक्शन में उनके साथ कुछ चर्चा होने का अवसर मिला, मुद्दे क्या होगा उसके ऊपर चर्चा हुई। मैं पिछले 40 दिन की बात कह रहा हूँ। और कैंपेनिंग कैसे होगा, कौन सी वो एनडीए की सीट में जाना चाहिए, उनकी सुझाव क्या है, उनकी ऑब्जर्वेशन बिहार की राजनीति में क्या, सब हमको पिछले 40 दिन में कई बार देखने को मौका मिला। मैं नीतीश कुमार जी को पार्लियामेंट में पहली बार नज़दीक से 2004 में देखा। 20 साल पहले उनको मैं उनके साथ, मैं भी 2004 में पार्लियामेंट आया था, मैं उनकी जूनियर सहयोगी के नाते मैं उनके साथ जुड़ा था। जो नीतीश कुमार कम बोलने वाले, स्पष्ट बोलने वाले, दूरदृष्टा थे, आज भी वही है। इसको थोड़ा सा हम और समझना चाहेंगे। 2004 के बाद फिर जो 10 के इलेक्शन में तो बहुत क्लोजली आपने काम किया। मैंने कहा 2004 से उनको प्रत्येक नहीं, उसके पहले भी देखो, मैं नीतीश कुमार जब रेलवे मंत्री थे, हमारी कंस्टिट्यूंसी में वो आए थे एक रेल लाइन को उद्घाटन करने के लिए। मैं पहली बार नीतीश कुमार जी को वो होगा शायद 2001-2 की बात है, 1-2 की बात होगा। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी को आगे उनका बारे में पढ़ा हूँ। आज ये राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी ना, तो उनके बारे में मैं खूब जानकारी रखा था। मेरे राज्य के कई नेतृत्व है, उनके अच्छे मित्र हैं, उनसे भी मैं उनके बारे में सुना था। लेकिन मैं उनको प्रत्यक्ष पिछले 25 साल से प्रत्यक्ष नज़दीक से देख रहा हूँ। 10 में तो उनके साथ प्रत्यक्ष सघन काम किया, अभी इस बार भी काम कर रहा हूँ।
तो वो जो स्पार्क था, जो इन्वॉल्वमेंट था नीतीश जी का, अभी भी 2010 वाला इस चुनाव में भी वैसा ही अनुभव हो रहा है? आप में नहीं है, मेरे में भी नहीं। आप थोड़ी देर पहले मेरे को टीका कर रहे धर्मेंद्र जी, आपका ओजन घट गया। देखो, इस प्रकार सामाजिक जीवन में मूल्यों को दिखनी चाहिए, नीति को दिखनी चाहिए, निर्णय को दिखनी चाहिए, स्पष्टता को दिखनी चाहिए, और बिल्कुल सामाजिक जीवन में व्यक्तिगत शुभेच्छा रखनी ही चाहिए। आपने मेरे स्वास्थ्य के बारे में चिंता किया, मैं आपको धन्यवाद दिया। आपको ऐसे चीजों में देवेंद्र जी नहीं जाना चाहिए। सीटों को लेके बीजेपी जेडीयू दोनों बराबर सीटों पे लड़ी, ये जुड़वा भाई बनने के पीछे क्या मंशा थी? नहीं, देखो, राजनीतिक धरातल में जो स्थिति है, हम पूरा केवल हम दो नहीं, मैंने कहा ना, इस बार एनडीए को चलाने में, एनडीए को कैंपेनिंग में ऑन करने में जो क्रिटिकल स्टेप्स रहे, कौन कितने सीट लड़ेंगे, कौन सा सीट कौन लड़ेगा, उन सीटों में प्रत्याशी कौन होगा, जीतने वाला होगा, मुद्दे क्या होंगे, और प्रचार अभियान की तरीका क्या होगा, और संकल्प क्या होगा, ये जो 5-6 विषयों में एनडीए की एकजुटता लंबे समय तक बिहार की सामाजिक राजनीति में एक केस स्टडी होकर रहेगा। दोनों सीट बराबर पे लड़े, इसके पीछे मंशा क्या थी, क्या सोचती कि जो जिसकी भी सीटें ज्यादा देखो, ये विश्वास है। अभी मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले, एलजेपी ऐसा करे, मैंने एलजेपी अच्छा करेगा, मेरा विश्वास है, मेरी राजनीतिक जानकारी है, मेरी राजनीतिक सूचनाएं हैं, हमने मेहनत किया है। हम 243 सीटों में हम तो नहीं जीतेंगे, ये तो बात मैं स्वीकार करूं। 243 सीट में हम नहीं जीतेंगे, लेकिन एनडीए 243 में से 243 में चुनाव लड़ रही है, इसमें पार्टी गौण हो चुका है। चलिए, मैं सीधे ही पूछ लेता हूँ, चुनाव के बाद विधायक दल की जब बैठक होगी, मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है जो विधायक चुने जिसको? प्रधानमंत्री जी ने समस्तीपुर में उसका स्पष्ट किया है, हमारे वहां कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बाद में भी रहेंगे? मेरे वहां वैकेंसी नहीं तो प्रश्न कहां से आता है? आखिर में एक सवाल, क्योंकि आप विद्यार्थी परिषद से लगातार आपका शुरू से संपर्क, संघ के साथ आप इतना करीब से काम करते हैं, संघ को लेकर कांग्रेस के नेताओं द्वारा जैसे आरोप लगते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो हाल के दिनों में कहा, उसे कैसे देखते हैं? अब क्या कहें उन लोगों के बारे में, कुंठित लोगों के बारे में क्या कहे? देश दुनिया जिनकी प्रायोरिटी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब देश के बड़े वंचित वर्ग के नेता हैं, उनकी हसर उनकी पार्टी ने क्या बना के रखे, थोड़ा कभी बंद कमरे में उनके साथ बात करिए, बिना माइक के साथ, वो खुद कहेंगे। तो ये फिर उनको खुश करना पड़ता है, गांधी परिवार को उनको खुश करना पड़ता है। आरएसएस को गाली नहीं देंगे तो उनके वहां तो सिद्धरामैया जी, उनके दोनों में कंपटीशन हो रहा है ना, कौन ज्यादा आरएसएस को गाली देने से गांधी परिवार के निकट होगा। ये जो उनकी एक अलग प्रकार की प्रतिस्पर्धा है, उसके उत्तर हम कैसे देंगे? सर, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगले फेज के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।